विपक्ष सारे दांव पेच खेल रहा था। सबसे ज्यादा उन्होंने यह अफवाह फैलाई आम जनता में, गांव, किसान, गरीब, मध्यम वर्ग, सभी वर्ग के बीच में। उन्होंने कहा कि मोदी जी यदि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो SC, ST, OBC का आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान को बदल देंगे। झूठे अफवाहें उन्होंने चलाई। भारतीय जनता पार्टी के ही तमाम नेताओं ने राजस्थान में यहाँ पे जो इनके प्रत्याशी थे लोकसभा के, उन्होंने संविधान बदलने की भी बात कही थी। इसको भी भारतीय जनता पार्टी के आरक्षण समाप्त करने के षड्यंत्र के रूप में प्रदेश की जनता ने देखा है। इसके विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सत्ता से हटाने के लिए राजस्थान की जनता ने वोट दिया था, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में चुनाव हारी है। में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में बात करेंगे राजस्थान में भाजपा के क्लीन स्वीप नहीं होने से समीक्षा हुई कि 11 सीट आकर कांग्रेस की झोली में क्यों चली गई, यानी कि गठबंधन में क्यों चली गई। उसका ऑपरेशन भी हुआ। अभी तक जो सियासी गलियारों से चर्चा मिल रही है, जानकारी मिल रही है, रिजल्ट यहां पहुंचा कि विपक्ष ने जनता को गुमराह किया। 400 पार के नारे का एक ऐसा परसेप्शन बना दिया कि आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, संविधान को बदल दिया जाएगा। क्या एक ही कारण था? और अगर कारण और भी थे तो एक ही कारण बाहर क्यों नहीं निकल के आया? तो हम चर्चा करेंगे 2 दिन के इस मंथन का। क्या कहना बीजेपी का, कांग्रेस पे क्यों आरोप लग रहे हैं? तो ये हमारे साथ में राजकुमार शर्मा साहब कांग्रेस से हैं और भाजपा से अटल खंडेलवाल साहब हैं। हमारे सहयोगी दर्शक सिंह हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। राजकुमार जी, हार का ठीकरा कांग्रेस के सिर है कि आप लोगों ने एक ऐसा माहौल तैयार कर दिया कि जिससे, यानी कि सीधे हम आम भाषा में बात करें तो ये कहा गया कि जनता को आपने बरगला दिया। कांग्रेस पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी को अपील करती रही थी, अलर्ट करती रही थी कि आप सुबह शाम कांग्रेस पार्टी को कोसना बंद करें जी, राहुल गांधी जी का नाम लेना बंद करें, महंगाई पे बात करें, बेरोजगारी पे बात करें, किसान पे बात करें, जवान पे बात करें, पहलवान पे बात करें, घमंड से नीचे आ जाएं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमारी एक नहीं सुनी और उसका परिणाम आपने देखा। राजस्थान के देवतुल्य मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को जहां 2014 के अंदर 25 सीटें दी थी, 19 में 25 दी थी, इस बार 14 सीटों पे समेट दिया है। ये तो थोड़े से हम 2-3 सीटें और हमारी आ जाती तो भारतीय जनता पार्टी की और हालत खराब होती। अशोक गहलोत जी की पूर्व सरकार जो हमारी थी कांग्रेस की, उन्होंने शानदार योजनाएं चलाई। राजस्थान के देवतुल्य मतदाताओं को, देवतुल्य जनता की बहुत सेवा की। हमने हमारी जान में बहुत बेहतर सेवा की, अच्छी अच्छी योजनाएं लेकर आए। हमारी योजनाओं की पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में तारीफ हुई। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 56 इंच के सीने वाले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी हमारी योजनाओं की तारीफ की। कोविड में भी हमारा शानदार प्रबंधन रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसे ही चुनाव आए, इनके दोनों नेता और इनके राष्ट्रीय स्टार प्रचारक बनकर राजस्थान में आए और बड़ी बड़ी बातें करके अशोक गहलोत जी की योजना को पंचर करने का काम किया। राजस्थान की जनता बहुत समझदार जनता है और वो बारीकी से स्टडी कर रही थी, लेकिन राजस्थान की जनता इनकी बहकावे में आ गई और हमको विपक्ष में बैठा दिया, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता काबिज कर दी। 3 दिसंबर को दोपहर में सत्ता में आ गए। लोकसभा चुनाव में इतना लंबा क्यों जाए? लोकसभा चुनाव की बात करें, लोकसभा चुनाव में आ गया वहीं आ गया। अब 3 दिसंबर से लेकर के इतना लंबा समय, लगभग 6 महीने का समय भारतीय जनता पार्टी को काम करने का मौका दिया।
ERCP के मामले में इन्होंने बरगलाया, पेपर लीक वाले मामले में बड़े मगरमच्छ, बड़ी मछली, इस तरह की पाताल और इस तरह की बातें करके इन्होंने बरगलाया। और राजस्थान में मुद्दों से भटका करके इन्होंने चुनाव लड़ने का प्रयास किया। राजस्थान की जनता ने तय किया कि हमसे कांग्रेस पार्टी को विपक्ष में बैठाने की गलती हो गई थी, लोकसभा चुनाव में अब आपको मजा चखाएंगे। और राजस्थान के देवतुल्य मतदाताओं ने 14 सीटों पर लाके भारतीय जनता पार्टी को समेट दिया। दूसरा क्या कहा, हमारे नेताओं को इन्होंने भड़काने का काम किया, हमारे नेताओं को तोड़ तोड़ के ये अपनी पार्टी में ले गए। पन्ना प्रमुख इसलिए नाराज हुआ कि आप जिन नेताओं को लेके आए थे उनसे आप काम करा लीजिए। वरिष्ठ नेता चाहे वसुंधरा जी हो चाहे आडवाणी जी हो, इसलिए नाराज हुए कि आपने हमको साइड में लगा दिया, 75 पार का नारा देने वाले। अब खुद की जब बारी आई है तो नियमों संशोधन कर लेंगे। अब जो पर्ची की सरकार आई थी वो लगातार दिल्ली जारी है। हम तो बार बार आपके चैनल पे कहते आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जहां मंत्री इस्तीफा देने की बात कह रहे हैं, जहां मंत्री कह रहे हैं बुखार हो गया, जुकाम हो गया, टाइफाइड होने वाला है, हम कहते हैं सुधार लीजिए अपना रवैया, वरना राजस्थान की जनता आपको आने वाले 5 विधानसभा के उपचुनाव उनमें भी नहीं बख्शेगी, पंचायत चुनाव भी नहीं बख्शेगी, और थोड़े दिन बाद नगर निकाय के चुनाव आने। अटल जी आपके पास में आना चाहूंगा। समीक्षा होती है, नई बात नहीं बीजेपी में, और ये कहा जाता है हार और जीत दोनों की समीक्षा होती है। अगर अच्छा है बुराई होनी भी चाहिए, बढ़िया बात है, लेकिन केवल एक ही नतीजे पे पहुंची बीजेपी कि केवल विपक्ष ने जो गुमराह किया मतदाता को, उसकी वजह से हम लोग हार गए। बाकी सीटों पे तो ये रिजल्ट नहीं आए। फिर देखिए योगेंद्र जी, ऐसा नहीं है कि केवल एक ही कारण रहा जी। हमारे ऐसा नहीं, समीक्षा में बहुत सारे कारण रहे हैं, लेकिन जो कारण उनमें से एक कारण ये भी है, एक कारण उनमें से एक ये भी है। आप ये देखिए, राजकुमार जी बोल रहे हैं हमारी गारंटियां, अब इनकी क्या गारंटी थी आप ही बताओ। ये खटाखट वाली लाइनें लग गई थी ना, तो ये आप लोकतंत्र को इसके लिए खतरा सा नहीं दिख रहा आपको कि जाकर के और गारंटी दे दो कि 1 लाख रुपए देंगे हम आपको, 8,500 रुपए देंगे हम आपको। तो इस तरह की गारंटी कार्ड बांटना ये कहाँ तक की, मतलब अगर हम लोकतंत्र को, मैं तो इसको खतरे के रूप में देखता हूँ। फ्री बीज स्कीम्स को, फ्री बीज क्या, आप बताइए क्या उसके पीछे लॉजिक था कि 1 लाख रुपए हम सब लोगों को महिलाओं को देंगे और 8,500 रुपए हम आते ही युवाओं को देंगे। तो और भी पता नहीं क्या क्या इस तरह की अगर सब गारंटियां करने लगे तो क्या देश को बेचना पड़ेगा? कहाँ से लाएंगे पैसे? रेवेन्यू मॉडल्स क्या होंगे? ये कोई चर्चा नहीं कर रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक अच्छी बात है कि हमारी समीक्षा हुई है, हर सीट वार सीट हमने बात की है, हमने जानने की कोशिश की कि वहाँ क्या क्रम रहा, और छोटी छोटी जो माइक्रो लेवल की समीक्षाएं हैं वो हुई है, उसका फीडबैक भी गया है, उसकी रिपोर्टिंग भी गई है। अब देखते हैं उसमें आने वाले टाइम में। राजकुमार जी कह रहे हैं, तो मैं राजकुमार जी से कहना चाहता हूं कि जनता ऐसी भी नहीं है कि 6 महीने पहले हमने गुमराह कर दिया और 6 महीने बाद आपने गुमराह कर दिया। इशू ये है, राजकुमार जी को मैं कहना चाहूँगा कि वास्तव में 400 पार का जो नारा था वो कार्यकर्ताओं का था, लेकिन वो अनायास ही जनता के बीच में फैल गया, तो अति आत्मविश्वासी हमारे कार्यकर्ता हो गए, ये भी एक बड़ा कारण रहा। और लोगों तक ये चीज़ थोड़ा सा अलग तरीके से पहुंच गई। आप बताइए, SC ST के आरक्षण का हमने भरसक प्रयास किया ये समझाने का कि भाई इस तरीके का न तो कभी सोचते हैं, न पहले सोचा, न आगे सोचेंगे, और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई आरक्षण खत्म करने जैसी बात हो, लेकिन ये लगे रहे उसी एक नैरेटिव को फिक्स करने में। तो दो बातें तो बिल्कुल स्पष्ट है कि भाई एक तो ST SC जो आरक्षण खत्म करने की इन्होंने गलत नैरेटिव पेश किया, और दूसरा गलत गारंटियां दी गई लोगों द्वारा लोगों को। इस पे मैं तो कहता हूँ इलेक्शन कमीशन को भी देखना चाहिए और न्यायालय को भी देखना चाहिए। मैं आपकी बात को बिल्कुल सैल्यूट करता हूं, और मैं खुद भी चाहता हूं कि ये कोई भी पार्टी हो, देखिए वादे वही करने चाहिए, और वादों के लिए बाकायदा एक मैं कहूं कि सोशल ऑडिट भी होनी चाहिए कि वास्तव में ये वादे पूरे हो पा रहे हैं। वादे भी कि आप फ्री स्कीम्स कहाँ से दे दोगे, आप इतने लाख रुपए दे देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, क्यों दे देंगे? तो ये हर पार्टी को वाकई देखना चाहिए कि फ्री स्कीम्स के लिए पैसा लाओगे कहाँ से। किसी न किसी के अधिकारों पे तो डाका डाला ही जाएगा उसमें, ये कहीं सब सोशल वेलफेयर है। ये तो एक पार्टी जब देती है तो उसके लिए कहा जाता है कि ये तो सोशल वेलफेयर है, और दूसरी पार्टी देती है तो कहा जाता है कि उधार का घी लेकर के और पी रहे हैं। तो दोनों बातें नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, और मैं तो कई बार कहता भी हूँ कि देखिए आप डेवलपमेंट के मॉडल को आगे बढ़ाइए, आप
फ्री स्कीम्स को मत दीजिए। बहुत सारे लोगों को तो यही इंतजार रहता था पहले कि सरकार, चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, बिजली का बिल जमा कराना बंद कर देते थे कि शायद हो सकता है नई सरकार आएगी, वादा करेगी और बिजली के बिल माफ़ कर देगी। तो ये नहीं, वो पैसा कहीं तो एडजस्ट होगा। आप अगर माफ़ कर देंगे, लेकिन जो ले चुके, जो आपकी कर्जदारी रहेगी वो तो चुकानी होगी ना, वो कहाँ से चुकाएंगे? तो भार किसी पे तो जाएगा ही। खैर चलिए, मैं अच्छी बात मानता हूँ, किसी दिन मैं करूँगा बात इस मुद्दे पर, और आपसे मैं एग्री भी करता हूँ कि वाकई इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। दर्शक, आपके पास में आना चाहूँगा मैं। अटल जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि देखिए, कारण बहुत सारे थे जिन पे चर्चा भी हो सकता है कि पार्टी की अपनी एक रणनीति हर चीज़ को पब्लिक डोमेन में नहीं लेकर के आएगी, रिपोर्ट ऊपर पेश की जाएगी, लेकिन केवल एक कारण नहीं था हारने का, हारने के और भी कारण थे। उनमें से एक कारण ये भी था। तो कांग्रेस इस पे कहती है कि हम पे कीचड़ उछाला जा रहा है, तो कारण तो माना ही जाएगा कि एक कारण ये था, या विपक्ष अपनी रणनीति की थी। और ये तो खुद को देखना चाहिए था बीजेपी को कि वाकई जब विपक्ष अपनी रणनीति बना रहा है तो उसे बचा कैसे जा सकता है, या विपक्ष को हल्के में लिया गया चुनाव में। देखिए, सबसे बड़ी वजह 2-3 कारण की अगर बात करें तो आरक्षण का इश्यू निश्चित तौर पे कई सीटों पर इस तरह इसका प्रभाव भी पड़ा। पूर्वी राजस्थान में सीटें हमने देखी, लेकिन एक अकेला बड़ा कारण नहीं था। आप SC/ST की बात करें, उदयपुर एक ऐसा जिला है जहाँ पे SC/ST का प्रतिनिधित्व ज्यादा है, मतदाता ज्यादा है, लेकिन वहाँ ये कारण कह सकते हैं असर नहीं कर पाया, बीजेपी जीत गई। सबसे बड़ी बात है, विपक्ष ने इस बार जो चुनाव लड़ा वो एक तो समूह के रूप में चुनाव लड़ा, और दूसरी बड़ी वजह आरक्षण जैसे जो इश्यूज थे उस इश्यूज को हथियार लिया और बार बार रैलियों के अंदर उसका प्रयोग किया। एक बड़ा कारण इस चुनाव में देखा जाए तो जातिगत ये चुनाव हुआ। आपने कई सीटों की बात, शेखावाटी बेल्ट की जो सीटें थी, बाड़मेर की जो सीट थी, ये ऐसी कई सीटें थी जहां पर जो चुनाव था पूरा वो जाति में आधारित हो गया कि कौन जाति का कैंडिडेट है, कौन जाति किसकी तरफ सपोर्ट करेगी, और आरक्षण का साथ में आपको सपोर्ट मिलेगा तो आपका कैंडिडेट निकल जाएगा। ये कहीं ना कहीं बीजेपी ने भूल की, और बीजेपी का जहां कैडर मजबूत था, जैसे आपने मेवाड़ की बात किया, मेवाड़ अंचल की बात करें, वहां पे बीजेपी का कैडर मजबूत है पहले से, उस कैडर ने अपने हिसाब से काम किया, बीजेपी वहां लीड ले गई और चुनाव जीत गई। पूर्वी राजस्थान में 2-3 बड़े कारण, जिसमें एक आरक्षण का इशू वहां पे जोर शोर से उठा। कांग्रेस ने पूरा इस चुनाव के अंदर उस इशू को भुनाया, और कांग्रेस के वहां के जो स्थानीय नेता है वो एकजुट होकर चुनाव लड़े और चुनाव की धुरी उन्होंने अलग कर दी। इसके चलते वहां पर बीजेपी चुनाव हारी। लेकिन इन चुनाव के बाद में बीजेपी के अंदर जो मंथन हुआ है, मुझे लगता है आने वाले दिनों में बीजेपी में भी इसका असर दिखेगा। जब रिपोर्ट आपकी जयपुर से चलकर दिल्ली पहुंची तो निश्चित तौर पे हार के जो कारण गिनाए गए नेताओं की तरफ से, प्रत्याशियों की तरफ से, या ये भी कहा गया कि भीतरघात भी पार्टी के अंदर हुआ, कई MLAs ने पार्टी के खिलाफ काम किए, तमाम चीजें दिल्ली तक पहुंची। तो निश्चित तौर पे उसका भी आने वाले दिनों के अंदर बीजेपी में संगठनात्मक स्तर पर, सरकार के स्तर पर कहीं ना कहीं प्रभाव दिखेगा। जहां तक कांग्रेस के लिहाज से अगर बात करें तो कांग्रेस के पास खोने को कुछ था नहीं। कांग्रेस के पास जब 0 सीट थी तो कांग्रेस को अलायंस करना बेहतर लगा, और कांग्रेस ने कई सीटों पर अलायंस किया, उसका फायदा कांग्रेस को मिला। हनुमान बेनीवाल से अगर कांग्रेस अलायंस नहीं करती तो कांग्रेस को दिक्कत होती, शेखावाटी की सीटों पर भी होती, क्योंकि जाट बैल की जो सीटें थी, अगर हनुमान उनके साथ नहीं आते तो उनको दिक्कत वहां होती। जोधपुर में, या कह सकते हैं बाड़मेर के अंदर जो दिक्कत हुई, वो दिक्कत भी होती कांग्रेस को। लेकिन कांग्रेस के पास होने के लिए कुछ नहीं था। ऐसे में कांग्रेस ने अलायंस को साथ लिया और उन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जो कहीं ना कहीं जातिगत आधारित थे, आरक्षण से संबंधित थे, या कह सकते हैं कि 10 साल जब सरकार, मोदी सरकार रही है, तो 10 साल के बाद में सरकार बनी है, लेकिन 10 साल के बाद में ऐसी चीजें हो जाती हैं कि 10 में सरकार ने कुछ नहीं किया, 10 साल में नौकरियां नहीं दी। एक अग्निवीर का इशू जो शेखावाटी बेल्ट की अगर बात करें तो शेखावाटी बेल्ट के अंदर इस इशू को जब उछाला गया, उसका भी रिएक्शन धरातल पर देखने को मिला। युवा वर्ग है, उसने ये कहा कि 4 साल के लिए आप नौकरी दोगे, फिर आप रिटायरमेंट करोगे, ऐसी नौकरी का भला हम क्या करेंगे। कांग्रेस ने इस मुद्दों को उठाया और इन मुद्दों के जरिए वो चुनाव में गई, उसका फायदा कहीं ना कहीं गठबंधन को देखने को मिला। बिल्कुल, कारण कई सारे थे, अटल जी ने बताया भी ये, लेकिन एक रिपोर्ट जाती है बाकायदा तैयार होकर। मुझे लग रहा है विनय सहस्त्रबुद्धे जब आए तो उन्होंने तैयारी भी की होगी। विजया राटकर जो सह प्रभारी रही यहाँ की हैं अभी भी, उन लोगों ने एक रिपोर्ट तैयार की और हर पार्टी का होता है। राजकुमार जी, आपके पास आना चाहूँगा। चले, आप लोगों ने भी कोई हार के कारणों की गहन तफ्तीश की कि हाँ
क्या कारण रहे, या जीत के कारण? क्योंकि आपने कहा कि आने वाले भी चुनाव होंगे जिसमें भी हम मुस्तैदी से चुनाव लड़ेंगे, तो कारण पता लगे आपको कि क्यों जीते थे हम? देखिए, कांग्रेस पार्टी का 2014 में जब 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी को आई थी और 2019 में जब 25 सीटें आई थी, तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बहुत ज़्यादा टूट चुका था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमारे बूथ तोड़ रही थी, बैंक तोड़ रही थी, हमारे नेताओं को तोड़ने का लगातार प्रयास कर रही थी। तो हिंदुस्तान का जो कार्यकर्ता है वो बहुत ज़्यादा मायूस हो गया था, टूट चुका था, निराश हो चुका था। हमारे राष्ट्रीय नेता, हमारे युवा नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने जब यात्राएं, 2 बड़ी यात्राएं निकाली और भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली, उससे हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह का वर्धन हुआ और उसी का परिणाम रहा कि राजस्थान में हमने बेहतर काम किया और हम आज 11 सीटें प्राप्त करने में कामयाब रहे। जहां तक 14 सीटें हमने जो लूज किया, निश्चित तौर पे 14 की 14 सीटें तो हमको नहीं मिलने वाली थी, लेकिन हम 0 पर थे और हम 0 से जब 11 पर आए तो ये हमारी बहुत बड़ी जीत है। और जो सीटें हम नहीं जीत पाए, निश्चित तौर पर हमारा उस पर मंथन हुआ है, लेकिन आप निश्चिंत रहें, आने वाले भविष्य के चुनाव में, चाहे वो उपचुनाव हो, चाहे पंचायत का हो, चाहे नगर पालिका का या नगर निकाय का चुनाव हो, कांग्रेस पार्टी का तमाम मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष, ऊर्जावान हमारे प्रदेश अध्यक्ष है गोविंद सिंह डोटासरा जी के नेतृत्व में निश्चित तौर पर आने वाले प्रत्येक चुनाव को जीतेगा और कांग्रेस पार्टी को राजस्थान में मजबूत करते हुए हमारे ऑल इंडिया अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब को मजबूत करेगा, इस बात का मुझे भरोसा है। जी बिल्कुल, लेकिन आप लोगों ने देखा कि बीजेपी एक सफाई देगी। अब बात यहां की नहीं है, दिल्ली तक। ये केवल राजस्थान में जयपुर की बैठक में बात नहीं है। जिन सीटों पर नुकसान हुआ है, हरियाणा देख लीजिए, उत्तर प्रदेश देख लीजिए, और जहां पे भी सीटें हैं, जहां भी नुकसान हुआ है, वहां एक बात निकल के आएगी कि विपक्ष ने एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जिससे बड़ा नुकसान हुआ। तो माहौल जो क्रिएट किया, क्या वाकई फिर कुछ इसी पे एक फोकस किया जाएगा? पार्लियामेंट में घेरने की भी कोशिश की जाएगी क्योंकि पार्लियामेंट सेशन है और ये भी एक मजबूत पक्ष और मजबूती विपक्ष दोनों के बीच में एक कड़ी वो देखने को मिलेगी मुलाकात पार्लियामेंट सेशन में। तो यहाँ बात यह है कि एक परसेप्शन पे आकर के जो बात ठहरती है कि एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया, तो माहौल है कुछ वो, या फिर एक सडनली कुछ ऐसा एक बना जिसका बेनिफिट आप लोगों को मिल गया, जिसकी कोई रणनीति नहीं थी? योगेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी 2014 से जब सत्ता में आई है, आप देखो कितना घमंड पे आई है। ये तो इनका आरएसएस भी कह चुका है। भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी में हम तो लगातार कहते आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जमीन पे आए, लोगों की सुध ले। आज बताओ, आज गृह मंत्री जी मणिपुर पे मीटिंग ले रहे हैं। जब मणिपुर चल रहा था तब गृह मंत्री जी कहां गए थे? जब महिला पहलवान रो रही थी दिल्ली की सड़कों पे, तब प्रधानमंत्री कहां गए थे? जब अग्निवीर के हमारे नौजवान, हमारे जो हमारे सैनिक हैं वो रो रहे थे, जब देश के प्रधानमंत्री कहां गए थे? तो आज भारतीय जनता पार्टी को याद आ रही है, आरक्षण की बात हमने नहीं कही थी। आरक्षण की बात सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने उठाई थी कि अगर हम सत्ता में आ गए तो हम आरक्षण खत्म कर देंगे। ये कांग्रेस पार्टी नहीं गई थी। तो ये अग्निवीर हो, आरक्षण हो, मणिपुर हो, दिल्ली की पहलवान हो, किसान हो और महंगाई हो, बेरोजगारी हो, ये तमाम बातें तो हिंदुस्तान में 2014 से चल रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने इन मुद्दों को इसलिए साइड में कर दिया कि ये तो घमंड में थे, ये तो कह रहे थे हमारी पार्टी दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है, हमारे नेता दुनिया के सबसे बड़े नेता है। अब आरएसएस खुद बयान दे रही है, आरएसएस नाराज। एक बात बताओ योगेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है आरएसएस। आरएसएस जब नाराज हो तो भारतीय जनता पार्टी जीत कैसे सकती है? और ये तो आरएसएस का भला हो कि उन्होंने अंतिम क्षण में देखा कि नुकसान तो अपना ही होगा, तो थोड़ा बहुत वो 10-20% लग गए, जो सत्ता में आ गए, और आज ये सत्ता से बाहर होते तो और उसका ठीक रहा। कांग्रेस पार्टी पे फोड़ना चाहते हैं, विपक्ष पे फोड़ना चाहते हैं। आरएसएस ने आपका भला किया इस बार? नहीं, आरएसएस ने खुद का भला किया कि अगर हम नरेंद्र मोदी से, अमित शाह जी से अगर पूर्ण नाराज हो गए तो हम तो सत्ता से बाहर हो जाएंगे। तो आरएसएस ने लास्ट घंटों के अंदर काम किया, और लास्ट घंटों में काम किया तो परिणाम आ जाया कि वो मेल जोल करके सरकार तो बनाए। पूरे 10 साल तक इन्होंने एनडीए का नाम नहीं लिया। मोदी 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 सरकार, मोदी सरकार, ना कोई बीजेपी का नाम लिया, ना एनडीए का नाम लिया, ना आरएसएस का नाम लिया। सुबह उठो कांग्रेस पार्टी को कोसो, दोपहर में परिवारवाद की बात करो, रात को गुड नाइट के रूप में राहुल गांधी का नाम लो। ये क्या चल रहा है भैया? देश ऐसे चलेगा क्या जिसमें आप कहते हैं हम बड़े हैं, हम सबसे बड़े, हमारा सीना इतना बड़ा है? ऐसी बातें नहीं है। आप बताओ योगेंद्र जी, लगातार 10 साल से प्रधानमंत्री जी का जो भाषण का लेवल है उतरा है क्या? देश में पढ़े लिखे लोग नहीं रहते? देश में जितने भी पढ़े लिखे मतदाता है उन्होंने देखा कि मेरे देश के प्रधानमंत्री का बोलने चालने का ऐसा लेवल है, विपक्ष के साथ बिल्कुल जहरीला वातावरण। उस सब का खामियाजा 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने भुगता, और उसका ठीक हम पे फोड़ना चाहते हैं। जब आरएसएस ने बयान दिया तब जाके इनकी बोलती बंद हुई है। अब आज मणिपुर में मीटिंग हो रही है,
अरे भैया मणिपुर में 6 महीने पहले मीटिंग करते, 8 महीने पहले मीटिंग करते, आप जाए थे मणिपुर क्या दिक्कत थी? और जब हमारे नेता मणिपुर जा रहे थे तो आप उनको लट बरसा रहे थे। ऐसा देश में नहीं चलेगा। चलिए अटल जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। खैर पहले ही आपने कह दिया कि कारण बहुत सारे हैं, कुछ जरूरी नहीं सारे कारणों पर पब्लिक डोमेन पे उस पर चर्चा भी की जाए, लेकिन एक कारण ये भी रहा, कुछ कारण ऐसे हैं जिनकी पुनरावृत्ति नहीं हो या फिर आने वाले दिनों में, क्योंकि देखिए चुनावों को सामना राजस्थान में और भी जगह करना है आपको। पंचायत राज के चुनाव है, लोकल बॉडी के इलेक्शन है, 5 यहाँ पे बाई इलेक्शन भी होंगे 5 विधानसभा सीट के लिए, तो वो कुछ इम्पैक्ट उस पर देखेगा। उससे पहले कि इन चीज़ों को दुरुस्त किया जाएगा, देखिए कुछ न कुछ खामियां कमी रहती है, तभी कुछ रिजल्ट विफलता की ओर आते हैं। तो बिल्कुल आप योगेंद्र जी, बिल्कुल ये जो आप समीक्षा की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी समीक्षा इसीलिए कर रही है कि क्या क्या खामियां रही हमारे चुनाव लड़ने के लिए और उसको इंट्रोस्पेक्ट करके और दुरुस्त कैसे किया जाए, और जो जो गैप्स थे उसको कैसे भरा जाए, चाहे वो संगठन के रूप में हो और चाहे हम तो कहते हैं कि गलत नैरेटिव इन्होंने फिक्स किया, तो हमको चाहिए था कि समय पर उस नैरेटिव का जनता तक हम अपना इनके नैरेटिव्स को बिल्कुल ख़त्म कर देते। लेकिन क्योंकि अति उत्साहित होना या आत्मविश्वास के साथ चलना भी कई बार खामियाजा भुगतने जैसा होता है, उसी का खामियाजा है। अब की बार हर बार देखो ओले कभी कभी बरसते हैं, बरसात तो आती है बट ओले कभी कभी बरसते हैं, तो इनके जो अब ये बार बार गलत नैरेटिव सेट करना ये चलने वाला काम है नहीं। जहाँ तक अमित शाह जी मणिपुर गए, वो तो पहले भी जा रहे थे, पहले भी वो तो सॉल्व कर ही रहे थे पूरा नॉर्थ ईस्ट का। इतना आपको ध्यान है 2014 के पहले हालात बहुत खराब थे नॉर्थ ईस्ट के, उसको अमित शाह जी ने ठीक किए। मांग तो इनकी है कि सब अमित शाह जी चल जाए तो क्या प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं गए, प्रधानमंत्री चल जाए तो क्या अमित शाह जी। किसी को अगर केवल नुक्स ही निकालना है तो वो कहेगा गुलाब जामुन टेढ़ा क्यों है। 4 ट्रिलियन की आज इकोनॉमी है, वो बिना लोगों के ट्रांजैक्शन के हो गई क्या? लोगों के अंदर ट्रांजैक्शन हुआ जब तो हुआ है ऐसा। आप देखिए सीएमएमआई और पीएफओ प्रोविडेंट फंड ऑफ इंडिया के अंदर 12 लाख के करीब खाते हर महीने खुलते हैं, उसके हिसाब से हर साल कितनी जॉब जाती है। इतने सारे इतनी सारी योजनाएं, भारत सशक्त है, भारत का मान सम्मान और गौरव बढ़ा है। सारी आप देखिए G20 हो, G7 हो, हर जगह तो भारत को अब बिल्कुल उसके रूप में बुलाया जाता है कि आप आइए और अपनी बात रखिए। भारत बड़े सशक्त रूप से अपनी विदेश नीति को बात करता है, अपने बारे में बात करता है। तो ये सब आप देखिए इन 10 सालों में बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है। रोजगार की, बेरोजगारों को ये बुलाने की बात करें, सरकारी नौकरियां अगर 60 साल में कांग्रेस के राज में अगर अपन नौकरियां, सरकारी नौकरियों को कैलकुलेशन करेंगे तो 3 करोड़ के आसपास दी। आप देखो 3 करोड़ 60 साल में 3 करोड़ के आसपास ही सरकारी। अटल जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा, सरकारी नौकरी ही रोजगार है क्या? रोजगार का मतलब है कि आप कुछ श्रम करो और उसके एवज में उपार्जन करो, तो और स्किलफुल बनाओ। इंडिया बहुत सारी स्किल आप डेवलपमेंट करते, IITs हैं वो इतने सारे हो गए, IIMs अटल जी इतनी सारी। एक मैसेज मिला मुझे, एक किसी सज्जन ने डाला है ये, और उनका ये पूछना है कि मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ा गया और अक्सर पार्टी खुद के सिंबल और पार्टी के नाम पे चुनाव लड़ती है, तो ये जो कल्चर बीजेपी में डेवलप हो गया, क्या इस पर भी चर्चा हुई है कि एक व्यक्ति विशेष को इतना महत्व दे रहे हो? ठीक है, उसकी उनकी देखरेख में चुनाव जीते पहले 2, लेकिन संगठन बिल्कुल ही साइड में हो गया और टोटली केवल बस मोदी जी पे फोकस हो गया, तो एक कारण ये भी, इस पे भी चर्चा रही। देखिए चर्चाएं तो सारे ही विषय पे होती हैं, लेकिन एक और बात मैं आपको यहाँ स्पष्ट कर दूं, मोदी जी एक तरीके का संगठन का ही एक रूप है, क्योंकि हम एनडीए की सरकार चला रहे हैं और बीजेपी जो है पार्टी, उन्होंने मोदी जी को अपना प्रतिनिधित्व करने को दे रखा है, तो हम मैक्सिमम बात मोदी जी को लेकर के करते हैं। तो और बाकी रही बात कि अगर लोगों के दिलों में इस तरीके की कोई बात होगी तो जरूर वो निकल के आएगी और वो चर्चा का विषय भी रहेगी, गंभीरता से उस पर विचार भी किया जाएगा। जी चलिए दशरथ, आपके पास में आना चाहूँगा।
ये किसी कॉलर जो जिसने ने भी सज्जन ने देखा हमारा व्यूवर, उसने आपकी बात से आई थिंक वो सहमत होंगे या समझ गए होंगे, क्योंकि मैं उनसे कॉल पे बात नहीं कर सकता, लेकिन वो चैनल देख रहे हैं इस वक्त। तो दर्शक, कारण बहुत सारे होंगे जिन पे चर्चा भी हुई होगी। तो बीजेपी, अब आपको लगता है कि जो चिंतन मंथन है, आगामी विधानसभा के 5 सीट के लिए बाई इलेक्शन होना है अभी, उसमें उसका कुछ असर दिखाई देगा, या बीजेपी कोशिश करेगी और उसी तरह से रणनीति कांग्रेस को भी बनानी चाहिए? देखिए, निश्चित तौर के अंदर बीजेपी के अंदर एक खास बात यह कि बीजेपी में चाहे हार हो जीत हो, मंथन होता है। ये अच्छी बात कही जाएगी, क्योंकि जीतते हैं तब आपको पता लगता है कि हम क्यों जीते, हारे तब क्यों हारे। एक जैसे राजकुमार जी ने भी कहा, अटल जी ने भी कहा, सबसे बड़ा जो मुद्दा बीजेपी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, नेताओं की तरफ से भी कहा गया कि आरक्षण को लेकर लोगों में भ्रम फैलाया गया। अब बात तो बीजेपी के नेताओं ने, आपने भी देखी होगी, ज्योति मिर्धा का एक बयान था, कुछ नेताओं का बयान था कि हमें इतनी सीटें चाहिए कि हम संविधान में, यानी कि ऐसा कोई दूसरा जजमेंट भी देश के लिए ले सकते हैं, भले ही वो सीए को लेकर हो या दूसरी परिस्थितियां उसको लेकर हो। कांग्रेस ने उस मुद्दे को लपका, और कांग्रेस ने उस मुद्दे को लपका ही नहीं, कांग्रेस उसमें कारगर भी रही। कांग्रेस ने उस मुद्दे को लपकने के साथ ही मैसेज ये दे दिया कि जब ये लोग 400 सीटें जीतेंगे, 350 जीतेंगे या पूर्ण बहुमत में बीजेपी आई, तो बीजेपी सबसे पहले अटैक करेगी आपके संविधान पे, और संविधान पे जब अटैक होगा तो सबसे पहले आपका जो आरक्षण है वो चला जाएगा। वो कहीं ना कहीं एक चुनाव के अंदर जिस तरह से उसने काम किया, उसकी वजह से बड़ी हार जो है, नुकसान हुआ। दरअसल लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, हिडन एजेंडा ना बीजेपी का था ना कांग्रेस का था, फ्रंट में थे, जो बातें बोली जा रही थी। बीजेपी ने कहीं ना कहीं विपक्ष को बहुत हल्के में लिया। जो कहा जा रहा था, ये अंडर एस्टिमेट किया कि इन नेताओं पे कौन ध्यान देगा, सिर्फ मोदी जी को सुनना चाह रहे हैं लोग। तो मुझे लगता है कि वो भी एक बड़ी चूक रही इनकी। अब पता नहीं उस पर कितनी चर्चा करते हैं, नहीं करते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों से भी बात की कि ये लगातार इनके जो नेता ये बात करते, माहौल तो तभी तो बना, लेकिन अगर पहले समझती बीजेपी तो शायद हो सकता है इसका रिजल्ट कुछ और आ सकता था। लेकिन बीजेपी ने भी बहुत बाद में देर कर दी, जब तक रिजल्ट आ चुके थे, या ये कहूँ कि मतदान हो चुका था, उसके बाद में अगर आप विचार कर रहे हैं तो ठीक है, कारण आप तलाश सकते हैं कि क्या कारण रहा, भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति ना हो। खैर, लेकिन समीक्षा होना बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि 11 सीट जीते, उन पे कांग्रेस में अपना मंथन कर रही होगी या करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो जीत हार दोनों पे खुशी है, तो भी देखना चाहिए कि हाँ, कौन सा हमने रूट अपनाया था जिसकी वजह से ये जीत हासिल हुई है। और हार रहे हैं तो भी देखना चाहिए कि हमारे चूक कहाँ हुई है जिसकी वजह से हमें हार का सामना करना पड़ा। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।